जब भी हम किसी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर के सामने चैलेंज ये होता है कि वो किस तरह से प्रूव करे कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक लेजिट यूज़र के यहाँ से आ रही है, एक ऐसा यूज़र जिसे वो जानता है। दूसरा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो मैसेज बदल तो नहीं गया। फॉर एग्जांपल, अगर हम AWS को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे को एक EC2 इंस्टेंस दे दीजिए, तो क्या किसी ने वो मैसेज टेम्पर करके उस एक EC2 इंस्टेंस का 10 तो नहीं बना दिया या फिर 100 तो नहीं बना दिया। तो हमारे पास हमेशा, हमारे सर्वर के पास हमेशा ये दो चैलेंजेस है, क्या? ऑथेंटिकेशन ऑफ रिक्वेस्टर और इंटेग्रिटी ऑफ मैसेज और रिक्वेस्ट। स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। ये वीडियो एक वीडियो सीरीज़ का पार्ट है, तो अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ जाकर वो देखें ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझ पाएँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2006 की, जब AWS के पास एक चैलेंज था कि वो अपने बढ़ते हुए नंबर ऑफ API रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कैसे करें। उन्होंने कई सारे तरीके आजमाए बट काफ़ी सारे तरीके फेल हो गए क्योंकि वो फीजिबल नहीं थे, कुछ कंप्यूटेशनली हैवी थे और कुछ के सामने कुछ अन्य चैलेंज थे। तो आज हम देखेंगे कि क्या सोल्यूशन था जो AWS ने अडाप्ट किया फाइनली। उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे AWS सर्वर के पास क्या चैलेंजेस हैं, कि उसको प्रूव करना है कि जो रिक्वेस्टर है उसकी आइडेंटिटी को और मैसेज की इंटेग्रिटी को। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव है, जैसे कि हमारे पास हैश फंक्शंस होते हैं, ओके, या फिर हमारे पास इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। ये होते हैं हमारे क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स, ठीक है। इसकी मदद से हम सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे पास एक अन्य तरीका का भी सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव होता है जिसको हम कहते हैं मैक। मैंने आपसे कहा मैक का मतलब है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैक का काम है हमें ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी को साथ में प्रोवाइड कराना। अगर हम मैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो असल में हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मायने में अगर हम देखें तो मैक जो होता है, हमारा जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड होता है, वो हमारे हैश फंक्शन की तरह होता है। हैश फंक्शन का काम क्या है कि वो किसी मैसेज को लेगा और उसको किसी दूसरे मैसेज M1 में चेंज कर देगा, और अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप M1 को M में दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी जो बात होती है वो होती है हमारे हैश फंक्शन की। हमारे पास दो तरीके के हैश फंक्शन होते हैं, एक तो होते हैं नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन और एक होते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस। जो हमारे नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बट उनके अंदर कोलिजन रेट भी हाई होता है। कोलिजन रेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो हैश हैं, ठीक है, एक हमारे पास हैश है HA और एक हमारे पास है HB, मतलब किसी स्ट्रिंग A का हैश है और किसी स्ट्रिंग B का हैश है, अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कोलिजन हो गया है। आइडियली किसी एक आइडियल हैश फंक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर किसी दो मैसेजेस A और B का हैश फंक्शन का हैश सेम है तो वो मैसेज भी इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पर A और B बराबर होने चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। हमेशा एक चांस रहता है कि आपका जो हैश फंक्शन है वो कहीं ना कहीं जाकर तो कोलाइड करेगा ही। तो जो नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बट उनका कोलिजन रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होते हैं वो नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के कंपैरिजन में थोड़े से स्लो होते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से स्लो, बट उनका कोलिजन रेट नेग्लिजिबल होता है। मतलब हो सकता है कि वो कोलिजन करें, मतलब ऐसा हो सकता है कि किन्हीं दो स्ट्रिंग A और B के लिए हमारी जो हैश वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाए, बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ठीक है। और अगर आपके पास एक हैश आ गया जो किसी हैश फंक्शन से जनरेटेड है, तो यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि यार दूसरी ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसका भी सेम हैश होगा, तो ये कंप्यूटेशनली बहुत ही एक्सपेंसिव है, या फिर कहें कि कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है। यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटर्स भी इस चीज़ को तोड़ नहीं सकते, ओके। सो इतने हमारे तेज़ होते हैं हमारे जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस होते हैं। बट यहाँ हम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में। हैश फंक्शन का काम क्या है? किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरी अन्य स्ट्रिंग के अंदर बदल देना। मैसेज ऑथेंटिकेशन हमारा क्या प्रोवाइड करता है? हमें ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो हैश फंक्शन हमारा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करा देता है हमें। किस तरह से? क्योंकि अगर आप किसी मैसेज X का हैश लेंगे, ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी S1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर हमने क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया है तो हमें S1 दोबारा तभी मिल सकती है जब हम ओरिजिनल मैसेज को ही हैश करें। तो यहाँ पर हम इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एक मैसेज जिसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसका हैश H था,
जब तक हमें मिला उस मैसेज का हैश तब भी h ही रहना चाहिए। तो जो भी हमारा क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्या भेजता है, हमें हमेशा रिक्वेस्ट का पेलोड भेजता है, ठीक है, और हमें भेजता है उसका हैश, ठीक है। हमारा सर्वर क्या करता है, उस पेलोड का दोबारा से हैश बनाता है, लेट्स से h डैश, और फिर वो देखता है कि क्या h डैश इज़ इक्वल्स टू h। अगर वो है तो इसका मतलब ये कि जो मैसेज अभी क्लाइंट ने भेजा था वही आपको मिला है। तो ये पार्ट आ गया इंटीग्रिटी का। ऑथेंटिकेशन को हम कैसे इंश्योर करेंगे? ऑथेंटिकेशन से हमारा मतलब यहाँ पर ये इंश्योर करना है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये रिक्वेस्ट लेजिट है, ये एक ऐसे व्यक्ति के पास से आ रही है जिसको मैं जानता हूँ। सो किस तरह से हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन काम करता है? मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में हम किसी एक हैश फंक्शन का इस्तेमाल तो करते हैं जो कि हमारे इंटीग्रिटी को इंश्योर करने में मदद करता है। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक की का, जो कि हमारी शेयर्ड की होती है हमारे क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में। सो इसका फ्लो किस तरह से काम करेगा? हमारा पास एक शेयर्ड की होगी, ठीक है, हमारे पास एक मैसेज होगा जिसका हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कैलकुलेट करेंगे। हम इसे एक मैसेज ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम में डालेंगे। तो एल्गोरिदम में हमारे पास क्या क्या जाएगा? एक तो हमारा की और हमारा मैसेज, ठीक है। इस एल्गोरिदम के अंदर एक हैश फंक्शन भी होता है। इस हैश फंक्शन को भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि यार हमें कौन सा हैश फंक्शन चाहिए। पॉपुलर जो हैश फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं MD5 और SHA-256। AWS SHA-256 का इस्तेमाल करता है क्योंकि MD5 का जो MD5 हमारा ब्रेक हो चुका है, तो ये एक सिक्योर हैश फंक्शन नहीं रहा है, ठीक है। सो हमारा मैक एल्गोरिदम एक मैसेज को कंज्यूम करता है और की को कंज्यूम करता है और हमें एक मैक जनरेट करके देता है। फिर हम इस मैक को और इस मैसेज को, ठीक है, मैसेज यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट का डेटा, और हमारा मैक क्या है यहाँ? रिक्वेस्ट का मैक। इसको भेजता है सर्वर के पास। अब सर्वर के पास भी क्या है? सर्वर के पास भी मैसेज तो है ही क्योंकि हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सर्वर के पास शेयर्ड की भी है जो हमने पहले ही नेगोशिएट करके रखी हुई है। अब वो उसको दोबारा से उस मैक एल्गोरिदम में भेजता है और एक नए मैक को जनरेट करता है और ये देखता है कि जो मैक मुझे रिक्वेस्ट में मिला है क्या ये सेम मैक है जो मैंने जनरेट किया है। अगर ये दोनों मैक बराबर आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ये अनटैम्पर्ड है, प्लस ये किसी ऐसे व्यक्ति को आ रही है जिसको मैं जानता हूँ। और मैं ये कैसे इंश्योर कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक ऐसी की है, क्योंकि ये मैक जनरेट हुआ है एक ऐसी की से जिसको मैं जानता हूँ, ठीक। सो इस तरह से मैक हमारा सारे यूज़ केसेस को हमारे फुलफिल करता है जो भी AWS के सामने उस समय थे। ये इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करता है और ऑथेंटिसिटी को भी इंश्योर करता है। अब सोच सकते हैं यार यही काम तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर भी कर रहा था, क्योंकि वो भी हमें इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता था। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर था वो भी हमारा हैश जनरेट करता था और हमारा मैक भी इंटरनली हैश जनरेट करता है। वहाँ पर भी हम प्राइवेट की का इस्तेमाल कर रहे थे, पब्लिक की का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर ये सोल्यूशन उससे बेहतर कैसे है? हमें यहाँ ये देखना है कि जो हमारा मैक है वो एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ पर की जो है वो शेयर्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्ट है हमारे डिजिटल सिग्नेचर वाले सोल्यूशन से, क्योंकि आपको 2 डिफरेंट कीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। आपके पास बस एक बहुत ही फास्ट हैश फंक्शन होना चाहिए और आपके पास एक की होनी चाहिए, कोई भी आर्बिट्ररी लेंथ की यहाँ पर चल जाएगी। तो इस चीज़ों में हमारा मैक जो है वो डिजिटल सिग्नेचर से आगे निकल जाता है। सो AWS ने किस तरीके कौन सी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया? मैंने जैसे आपकी कहा कि मैक जनरेट करने की बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, लेकिन AWS ने इस्तेमाल किया HMAC का। HMAC का मतलब है हैश्ड मैक, हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ओके, सो यहाँ पर हमारा HMAC का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। M का मतलब है यहाँ पर मैसेज जिसका आप मैक कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारी की है जिसकी जो हमारी ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट को सॉर्ट करती है। ओके, सो यहाँ बहुत ही सिंपल सी हमारी एक एल्गोरिदम है। आप जो भी आपका हैश फंक्शन आप चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल AWS ने SHA-256 इस्तेमाल किया, उस हैश फंक्शन का इस्तेमाल करके आप सबसे पहले की में अपेंड कर देंगे हमारे इस मैसेज को, फिर आप उसका हैश लेंगे, जो भी हैश जनरेट होगा उसको आप दोबारा से की के पीछे अपेंड कर देंगे और आप दोबारा से उसका हैश लेंगे और आपका बन जाएगा
एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अब आप इसी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं सारे के सारे अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम सिर्फ एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैश फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हैशिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। जबकि डिजिटल सिग्नेचर्स में हमें इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना पड़ता। यहाँ पर जो इस एल्गोरिथम की सिक्योरिटी वो डिपेंड करती है कि ये जो हैश फंक्शन है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये हैश फंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो चांसेस रहेंगे कि आपका जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है वो भी बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है। सो अब हमारे पास हमारा सोल्यूशन है जो कि है हमारा मैक। हमारे पास मैक जनरेट करने के लिए एक एल्गोरिथम भी है। सो AWS ने किस तरह से मैक और या फिर कहें कि HMAC का इस्तेमाल किया, तो हम एक बहुत ही सिंपल फ्लो को देखते हैं। हमें एक EC2 इंस्टेंस को जनरेट करना है, ठीक है, API रिक्वेस्ट की मदद से। सबसे पहले हम AWS डैशबोर्ड पर जाते हैं, वहाँ पर हम अपना यूज़र नेम डालते हैं, हमें AWS की कंसोल से कुकी मिल जाता है और अब हम उस कुकी का इस्तेमाल करके AWS से कहते हैं कि भाई मेरे को आप एक IAM क्रेडेंशियल्स दे दीजिए, ठीक है। IAM का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एंड ऑथराइजेशन मैनेजमेंट, ओके। ये एक जेनरिक टर्म है, ऐसा नहीं कि AWS ने इसको ईजाद किया है। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर IAM सिस्टम्स होते हैं जिनका काम होता है क्रेडेंशियल्स को बनाना, उनको मेंटेन करना, हर क्रेडेंशियल से एसोसिएटेड प्रिविलेजेस को संभाल के रखना और बाकी अन्य चीज़ें। तो हम इस कुकी का इस्तेमाल करके अपने IAM यूज़र क्रेडेंशियल्स को जनरेट करेंगे। IAM यूज़र क्रेडेंशियल्स में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेस की और हमें मिलेगा क्या? सीक्रेट की। सो अगेन ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ है। ये प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ नहीं है। यहाँ पर किसी भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसा AWS का कहना है, ओके। एक्सेस की एक पब्लिक की तरह है जो असल में एक आप कह सकते हो एक आइडेंटिफायर है AWS के डेटाबेस में, कि अगर उसको पता करना हो कि यार देवांश के नाम पर कौन सी सीक्रेट की चल रही है, तो वो देवांश की एक्सेस जो की मैंने उसको भेजी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्रेट की को रिट्राइव कर सकता है। और इस सीक्रेट की का हम इस्तेमाल करते हैं HMAC को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास पेयर है सीक्रेट की का और हमारी एक्सेस की। इस एक्सेस की का एक इन दोनों का पेयर एक हमारे पास रहता है और AWS के पास भी इसकी कॉपी रहती है, ओके। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा पूरा फ्लो काम करता है। सो मान लेते हैं कि अब मुझे AWS से कहना है कि यार AWS आप मेरे लिए एक EC2 इंस्टेंस बना दीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम AWS के पास अपना एक्सेस की भेजेंगे ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से वाली सीक्रेट की का इस्तेमाल करना है इस HMAC को कैलकुलेट करने के लिए। फिर हम, क्योंकि हमारे पास सीक्रेट की है, तो हम इस सीक्रेट की मदद से हमारी रिक्वेस्ट का HMAC कैलकुलेट करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट का MAC कैलकुलेट करेंगे और हम असल में रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ 3 चीज़ें हम भेज रहे हैं, एक्सेस की, MAC और हमारा जो मैसेज है। ये मैसेज हमारा AWS के पास जाएगा। ये हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हमारी जाएगी AWS की EC2 सर्विस के पास। EC2 फिर IAM सर्विस से पूछेगा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ये ठीक है या नहीं, मतलब ये जो बंदा है ये लेजिट है या नहीं। IAM क्या करेगा? जैसा कि मैंने आपको पूरा फ्लो समझाया था मैक के वेरिफिकेशन का, वो इस एक्सेस की मदद से उस यूज़र की सीक्रेट की को रिट्राइव करेगा और उस रिक्वेस्ट के लिए मैक जनरेट करेगा और फिर देखेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर जो मैक आया है और जो मैक IAM ने जनरेट किया है वो दोनों बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर है सो सब कुछ ठीक है। ऐसा होने के बाद वो EC2 को बताएगा कि हाँ यार ये एक लेजिट बंदा है, आप इसकी रिक्वेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ये फुलफिल हो जाएगी और हमें हमारे EC2 के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक हमारे सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी है, इंटीग्रिटी भी है, हमारे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो देखने वाली है, वो ये है कि हमें सारी की सारी रिक्वेस्ट को सबसे पहले IAM से होकर गुजारना पड़ रहा है, क्योंकि IAM ही सिर्फ इन कीज़ के बारे में जानता है। ये कीज़ हम EC2 को नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब एक और कैविएट यहाँ पर ये है कि जो IAM है वो सिर्फ एक ही जगह पर होस्टेड है पूरे वर्ल्ड में। मतलब जो IAM की सर्विसेज हैं वो सिर्फ US ईस्ट 1 में, नॉर्थ वर्जीनिया में ही डिप्लॉयड है। तो मान लेते हैं अगर हम
एशिया से कहीं रिक्वेस्ट करते हैं EC2 जनरेट करने के लिए, पहले वो एशिया से नॉर्थ वर्जीनिया जाएंगी और फिर वहाँ पर उसका ऑथेंटिकेशन होगा और तब जा कर के मैं एशिया में एक EC2 को क्रिएट कर पाऊँगा। आप सोच सकते हैं कि AWS के स्केल पर इसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। प्लस अगेन आप एक ही रिक्वेस्ट को, आप हर रिक्वेस्ट को IAM से होकर गुजार रहे हैं, तो IAM यहाँ पर आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है और उतने सारे लोड को झेलेगा कैसे, पहले तो हमें ये सोचना है। सो अभी भी हमारे पास चैलेंजेस हैं, बस वो चैलेंजेस हैं स्केलेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि इंटेग्रिटी और जो ऑथेंटिसिटी वाली प्रॉब्लम है वो हमारी सॉर्ट हो चुकी है। अब इस स्केलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम को हम किस तरह से